गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब। आज हम जो नई कविता शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है अट नहीं रही है। इससे पहले जो कविता हमने पढ़ी है उत्साह, उसके कवि जो हैं वो हमें पता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, और अट नहीं रही कविता जो है वो भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा ही लिखी गई है। तब एक ही पाठ में ये दो कविताएं हैं निराला जी की। तो उत्साह कविता जो है वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम जिसका अध्ययन करेंगे वो है अट नहीं रही है। तो अट का अर्थ यहाँ पे हमें समझ में आना बहुत जरूरी है। अट का अर्थ यहाँ है समाना, ठीक है। तो ये शब्द यहाँ क्यों प्रयोग किया गया है और इसका अर्थ जो है वो हम कविता पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा अच्छे से। तो इसमें कवि ने फागुन मास जो होता है, फागुन का जो महीना होता है जिसमें होली आती है, उसके बारे में बताया है कि ये महीना जो है बहुत ही अच्छा होता है, मन को अच्छा लगने वाला होता है। इसका कारण क्या है कि फागुन का जो महीना होता है ना इसमें ज्यादा सर्दी होती है और ना ही इसमें ज्यादा गर्मी होती है, इसीलिए ये महीना जो है वो सबको पसंद आता है। और इसी में कवि कहते हैं कि चारों तरफ जो सुंदरता फैली हुई है वो उनके मन में समा नहीं रही है। हट नहीं रही है मतलब उनके मन को, उनके हृदय में समा नहीं रही है। चारों तरफ जो सुंदरता फैली हुई है, चाहे वो पेड़ पौधों से संबंधित है, फूलों से संबंधित है, ठीक है, पक्षियों से संबंधित है, ये सारी चीजें जो है वो उनके मन को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इसी चीज का वर्णन जो है वो कवि ने इस कविता में किया है। तो आइए बेटा जी, अब अपनी कविता जो है वो हम शुरू करते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। क्या कह रहे हैं? अट समाना, कि जो अट नहीं रहे, समा नहीं रही है। क्या नहीं समा रही है? आभा फागुन की, आभा चमक, फागुन का महीना। कह रहे हैं कि जो फागुन के महीने की आभा है, चमक है, सुंदरता है, वो तन में यानी शरीर में समा नहीं रही है। सट नहीं रही है, क्या मतलब? समा नहीं रही है। कहने का मतलब क्या है कि जो फागुन की सुंदरता फैली हुई है वो कवि के मन को अपनी ओर बहुत ज्यादा आकर्षित कर रही है, और वो सुंदरता इतने व्यापक स्तर पर फैली हुई है कि वो हमारे तन, हमारे शरीर में समा भी नहीं रही है। अब आगे वो बता रहे हैं कि प्रकृति में किस तरह से सुंदरता फैली हुई है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। अब वो कह रहे हैं कि फागुन का महीना जो है वो पूरी तरह से अनुपम और मनोहारी बन गया है, और इसमें जो सुंदरता है वो चारों तरफ बिखरी हुई है। वो कहते हैं कि कहीं भी सांस लेते हैं वहीं से सुगंध ही सुगंध आती है। कहने का मतलब क्या है? सुगंध यानी फूलों की जो सुगंध है वो चारों तरफ फैली हुई है, और कहीं भी हम जाएं तो वहीं पर हमें वो सुगंध से भर देती है। कि कहीं भी सांस लो हमें हर जगह जो है वो खुशबू ही, सुगंध ही महसूस होती है, और हमारा घर जो है वो सुगंध से भरा हुआ है। इसके बाद अगली पंक्ति में कवि कह रहे हैं उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। पर यानी पंख, फड़फड़ाना, फैलाना। किसके लिए आया ये? पक्षियों के लिए। वो कहते हैं कि पक्षी जो हैं वो आसमान में, नभ आसमान में उड़ने के लिए अपने पंखों को फड़फड़ा रहे हैं, मतलब अपने पंखों को खोल देते हैं और आसमान में उड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि फागुन का महीना ही ऐसा है कि सब पर उसकी मादकता का, मदहोशी का जो है असर वो स्पष्ट दिखाई देता है। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। अब कवि क्या कह रहे हैं कि मैं अगर इस सुंदरता से अपनी आंखों को हटाना चाहता हूं तो भी वो हट नहीं रही है। मतलब उनकी आंखें जो हैं वो इस फागुन की सुंदरता को देखना चाहती हैं, और उसमें के जो सुंदर नजारे हैं, दृश्य हैं, उनसे उनकी आंखें जो हैं वो हट नहीं रही हैं। कवि चाहते हैं तो भी नहीं। पत्तों से लदी डाल। अब जो डालें हैं वो पत्तों से लदी हुई हैं, भरी हुई हैं, कहीं हरी कहीं लाल।
कह रहे हैं कि जो डालें हैं वो पत्तों से लदी हुई हैं और कहीं कहीं वो हरी हैं और कहीं कहीं वो लाल हैं। कहीं पड़ी है उर में, उर यानी हृदय, मन, गला जैसे बोलते हैं हृदय, कहीं पड़ी है उर में और कहीं हृदय में, उर में, गले में मंद गंध पुष्प माल, और कहीं कहीं गले में मंद गंध, धीमी धीमी जो खुशबू आती है, किसकी? फूलों की, माल, माला, फूलों की बनी हुई जो माला है वो गले में डली हुई है और उसकी मंद मंद जो सुगंध है वो आ रही है। पाठ पाठ शोभा श्री पट नहीं रही है। इसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि चारों तरफ जो सुगंध है वो फैली हुई है और ये सुगंध इतनी व्यापक स्तर पर फैली हुई है कि ये कहीं भी समा नहीं रही है। कहने का मतलब क्या है कि वृक्षों पर सुगंधित फूल हैं वो लगे हुए हैं, स्थान स्थान पर सुंदरता जो है वो इतनी गहरी हो गई है, मतलब बहुत ज्यादा व्यापक स्तर पर हो गई है कि वह कहीं भी समा नहीं पा रही, बल्कि सभी जगह पर वो प्रकट हो रही है। मतलब व्यापक स्तर पर प्रकृति की जो सुंदरता है वो हमें देखने को मिल रही है और कहीं भी वो सुंदरता, शोभा श्री यानी सुंदरता, समा नहीं रही है। ठीक है बेटा जी, उम्मीद है आपको ये कविता समझ में आई होगी। छोटी सी कविता है, उत्साह कविता जो है वो भी छोटी थी और ये भी छोटी ही कविता है, लेकिन इनके अंदर जो भाव दिया हुआ है वो बहुत ही गहरा है। उसे समझने की कोशिश करें और उसको देखें कि कवि इसमें क्या बताना चाहते हैं और उसे हम अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो अट नहीं रही है कविता में यही बताया कि फागुन का महीना सबको अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है, चारों तरफ जो है हरियाली फैली हुई होती है, सुंदर सुंदर फूल हमें देखने को मिलते हैं, डालियां जो है वो पत्तों से, फूलों से लदी हुई है, चारों तरफ सुगंधित वातावरण है। जिस तरह से कवि की आंख इस सुंदरता से नहीं हट रही है, तो हम भी अगर ऐसा कोई नजारा देखते हैं तो हमारी आंखें भी ऐसे नजारे से हटती नहीं है। इससे हमें यह भी पता चलता है कि कवि जो है वो प्रकृति प्रेमी भी हैं। उन्होंने प्रकृति का इसमें बहुत ही अच्छा वर्णन किया है और हम सबको प्रकृति को समझना चाहिए, उसको देखना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसके संरक्षण के लिए उपाय करने चाहिए, ना कि पेड़ पौधों को या इन चीजों को हमें काटना चाहिए, क्योंकि ये सुंदरता जो है वो हमारे मन को अच्छी लगती है, हमारे जीवन के लिए वो ज्यादा उपयोगी है। ठीक है, अब ये तो था हमारी कविता के बारे में जो हमने पढ़ा। अब इसकी भाषा के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा है उत्साह कविता में भी, और वो भी निराला जी द्वारा रचित है, और अट नहीं रही है कविता भी निराला जी द्वारा ही लिखी गई है। तो इसमें भी उन्होंने संस्कृत निष्ठ जो है वो साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। कहीं कहीं तत्सम और तद्भव शब्दों का भी उन्होंने प्रयोग किया है। जैसे मैंने सांस और आंख अंडरलाइन किए हुए थे इसमें, तो वो हमारे तद्भव शब्द हैं, और इसी तरह से तत्सम शब्दों का भी कवि ने इसमें काफी प्रयोग किया है। तो उसके बारे में जैसे मैंने बताया आपको। और अब जो है साहित्यिक संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का जो है वो इन्होंने इसमें प्रयोग, हिंदी भाषा का सफल प्रयोग इन्होंने किया है। साथ ही साथ इन्होंने अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग किया है। मानवीकरण अलंकार तो आपको इसमें समझ आ ही गया होगा कैसे है कि प्रकृति को एक तरह से मानव के रूप में चित्रित करना, वहां पर हमारा कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण अलंकार होता है। दूसरा इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो आपको देखना है कि अनुप्रास अलंकार कहाँ कहाँ है। ये चीज जो है वो आपको मुझे खुद बतानी है कि अनुप्रास अलंकार, मानवीकरण अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहाँ कहाँ प्रयोग हुए हैं, क्योंकि इससे पहले वाली कविता में मैं आपको इन तीनों के बारे में अच्छे से बता चुकी हूँ। तो वो चीज जो है वो आप मुझे बताएंगे कि इसमें कौन से अलंकारों का प्रयोग हुआ है। इसके बाद इसमें 2-3 मुहावरों का प्रयोग भी हुआ है, जैसे आंख हटाना, अट पाना, इस तरह के जो ये हैं, ये क्या है? हमारे मुहावरे हैं। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि कवि ने मुहावरों का प्रयोग भी किया है। तो ये चीज जो है वो आप सबको पता होनी चाहिए
कि किस तरह से कवि ने अपनी बात को कहने का प्रयास किया है और इसके माध्यम से वो हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये कविता अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, किसी भी शब्द का अर्थ या किसी भी पंक्ति का अर्थ जो है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा जी, तो आज का लेक्चर जो है वो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।